हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUCET 2020 के एमएससी केमिस्ट्री पेपर का पार्ट नंबर 2। पहली वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वेश्चन बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैम कैम CUCET 2020 एंड पार्ट 2 रहेगा। बिल्कुल ऑर्डर वाइज चल रहे हैं भाई, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था उसी के हिसाब से ऑर्डर वाइज हम चल रहे हैं। तो उसके बाद अगर बात करें भाई, यहाँ पे कहाँ पे गायब हो गया है भाई हमारा। चलिए, उसके बाद आप सभी को पता होगा कि हमारी ऐप है पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप के नाम से, जहां पे आईआईटी जैम के लिए कोर्स अवेलेबल है और जितने भी एमएससी एंट्रेंस होते हैं आपका, चाहे वो CUCET हो, चाहे आपका DU हो, BHU हो, इन सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। एक फ्री कोर्स भी, एक डेमो कोर्स भी है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप का लिंक एंड कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए भाई, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है तो 26 से लेके 60 तक 50 तक हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 51 से। अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ तो मैंने कहा था कि मैंने 3 ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जैम कैम यूट्यूब चैनल पे। तो उन तीनों ट्रिक पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ट्रांस इफेक्ट का था जो मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर था, इसके ऊपर ट्रिक बना रखी मैंने बहुत सुपर। देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनिक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज वेरी। देखिए, हमें पता बोहर मॉडल के जो फार्मूले होते हैं, एनर्जी का फार्मूला होता है, रेडियस का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का। तो काफी बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पे क्या ऊपर आएगा। तो इसके लिए बेसिकली मैंने ट्रिक बनाई हुई थी भाई, बहुत ही सुपर ट्रिक है। एंड ट्रिक का नाम है, इरविन नाम का एक स्टूडेंट है। क्या है? इरविन नाम का एक स्टूडेंट है। वो एक, उसके स्कूल का नाम है ZNZ। तो इरविन नाम का स्टूडेंट ZNZ स्कूल में पढ़ता है और उसके स्कूल का कोड है 2221। उसके स्कूल का कोड क्या है? 22 एंड 21। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो तीनों फार्मूले, एनर्जी का, रेडियस का एंड आपका वेलोसिटी का याद हो जाते हैं इससे काफी हद तक। तो देखिएगा, तो यहां पे इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसका मीनिंग ये है, ये जो लेटर लिखे हुए ना, ये ऊपर आएंगे फार्मूले में। काफी बार हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। तो आप सभी को वैसे अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो दैट इज 13.6 इंटू में ऊपर होता है Z² और नीचे होता है N²। तो देखिए कैसे पता लगा भाई, ये जो Z है ये ऊपर ही आया होगा। अगर Z ऊपर आ गया, ये 22 क्यों लिखा है, 22 क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि Z का भी स्क्वायर कर दीजिए एंड N का भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया B। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर आ गया B। अच्छा जी, अगर कल को रेडियस का फार्मूला पूछ ले तो कैसे करेंगे थी? तो RN का जो फार्मूला होता है वो होता है 0.53 इंटू में। देखिए, अब यहां पे N ऊपर आ रहा है और 8 का मतलब सिर्फ N का स्क्वायर करना है। तो क्या बन जाएगा भाई? N²/Z। क्या बन जाएगा भाई? N²/Z। ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर होता है फार्मूले में और 2 का मतलब है किसका स्क्वायर। और जो वेलोसिटी का फार्मूला आएगा वो 2.8 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहा हूं भाई मैं न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। Z ऊपर रहेगा और N, यहां पे दोनों इसकी पावर क्या लिखनी? 1, क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोल सकते थे कि B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। दिस इज रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा रियल होती है भाई, वो हमेशा रियल होती है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है और मैंने एक मेरे ही क्लास लेक्चर का स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें मैंने ये बात प्रूव करके दिखा रखी कि क्यों हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा रियल होती है। तो वो ये स्क्रीनशॉट है भाई, बिल्कुल ये क्लास नोट्स का ही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर स्पेशली लिखवाया था, मार्क किया गया था कि भाई ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो क्या लिखा हुआ? आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। ये बता रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ए का स्टार करोगे ए के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलते हैं कि वो रियल वैल्यू होती है। तो इसका प्रूफ देखो, लेट ए इज द हर्मिशियन ऑपरेटर मान लिया, साई यहाँ पे आइगन फंक्शन मान लिया है ए का।
तो ये कंडीशन अगर फुलफिल कर जाती है तो हम बोलते हैं उसको। तो ये हमने क्या किया भाई, हमने अलग से ये आइगन वैल्यू इसका ए लिया, ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई साई स्टार से की सेम, तो इसकी इसका भी हमने क्या ले लिया भाई, इसका साई स्टार वाला ले लिया, इक्वेशन नंबर 3 बना दी, यानी कि दोनों साइड हमने स्टार लिया। उसके बाद यहां से देखा, यहां से देखा, जब देखोगे तो फाइनली आपके पास आ जाता है। तो मैं तो आपको डायरेक्टली यही बात, क्योंकि कभी भी इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जिसको डिटेल में पढ़ना है उसके कोर्स में अवेलेबल है, ये क्वांटम केमिस्ट्री मैंने पढ़ा रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि द आइगन वैल्यू फॉर्मेशन ऑपरेटर मस्ट बी रियल, हमेशा ही वो रियल ही होगी, ठीक है। उसका प्रूफ है यहाँ पे डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में सीखने के लिए आपको सारे बेसिक्स का भी आना बड़ा जरूरी है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन यार बहुत आ रहे हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। An electron is found in an orbital with 1 radial node and 2 angular nodes। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई आपका जो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, आपका जो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, ठीक है, ये रहा। और एंगुलर नोड्स की अगर आप बात करना चाह रहे हैं, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है सिर्फ l। यहां पे n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एंड l का मतलब होता है एजुमिथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे 1s दिया हुआ है, 1s के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई है जी 1, एंड l की वैल्यू कितनी हो गई है 0। अगर आप इसका रेडियल वेव निकालने चाहेंगे तो 1 - 1 0, क्या आ जाएगा 1 माइनस ये 0 और ये रहा, तो कितना आ गया 0। हालांकि उन्होंने बोला कि एक रेडियल नोड होना चाहिए, तो इसके अंदर तो नहीं है। अगर आप जाएंगे 2p के पास, 2p के पास, तो यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाती है और l की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां से भी जब निकालेंगे n माइनस l माइनस 1, तो यहां से भी 0 आ रही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 3d के पास जाएंगे, मान लेते हैं कि 3d के पास अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, तो यह आ गया जी n का मतलब 3 होगा, और l इसके लिए 2 होता है और ये -1, तो ये भी 0 आ गया। अब अगर आप 4d के पास जाते हैं तो 4d में क्या आएगा, 4 माइनस में l की वैल्यू ये और ये रहा, तो कितना आ गया 1। तो 4d के अंदर एक तो जो है रेडियल नोड नजर आ रहा है, और d के लिए आप सभी को पता होगा l की जो वैल्यू 0 1 2, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है और d के लिए 2 होती है। तो एंगुलर नोड कितने आ गए, तो 4d ऐसा होगा जिसके अंदर एक रेडियल नोड है और 2 एंगुलर नोड होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका d आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो d आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते थे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये भी आपका भाई क्वांटम से ही रिलेट कीजिएगा। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n फॉर द वेव फंक्शन दिस। हमारे पास एक वेव फंक्शन दे रखा है, तो बताइए कि इसके n नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। तो वेयर लिमिट ये दे रखी है भाई। तो हमें भी ये पता है कि अगर कोई भी वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज कब होता है, तो वो होता है भाई यहाँ पे उसकी लिमिट लगा दीजिए, साई इंटू में साई स्टार इंटू में dx इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल हो जाता है और यहाँ पे जो भी उसकी लिमिट रहती है, मान लेते हैं जो भी गिवन रही होगी यहाँ पे लिमिट रही होगी वो, अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे चले तो लिमिट यहाँ पे दे रखी है 0 से पाई, 0 से पाई, एंड उसके बाद n एंड e की पावर ये रहा i इंटू में mx। तो ये आपका वेव फंक्शन हो गया भाई। इसी का स्टार अगर लोगे तो n हो जाएगा इंटू में साई, यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा भाई, इंटू में dx इज इक्वल टू 1 के इक्वल यहां से पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां से, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ तो ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा भाई हमें। यह आएगा e की पावर ये इंटू में dx। अब देखिए भाई अगर हम n को यहां से बाहर निकाल लें तो ये बेसिकली n² बन जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव, मान लो एक है e की पावर x और एक है e की पावर -x, तो दोनों को ऐड करोगे तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 0 और e की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे बचेगा कुछ इस प्रकार से ये वाला है, ठीक है। तो ये सारा 1 के इक्वल चल रहा है भाई, तो यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये किसके इक्वल चल रहा है 1 के इक्वल चल रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आप पुट कीजिए n² इंटू में क्या आ जाएगा x, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 पाई और ये 0 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया भाई n²। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ये इंटू में 2 पाई और इज इक्वल टू 1। तो
तो यहां से जब आप जाएंगे n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 और जब आपसे तो n की वैल्यू पूछी तो n किसके इक्वल आ जाएगा 1/√2 किसके इक्वल आ जाएगा 1/√2। तो देखिए अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू बोलेगा तो इसके इक्वल पुट किया, ठीक है। यहां से हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन 1 है, 1 का x होता है, वह लिमिट पुट की और उसके बाद हमने यहां से देखा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया है बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई? सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेट किया गया है भाई, ज्यादा कुछ समझा नहीं पाऊंगा मैं, कोशिश करेंगे पूरी। द वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, क्या बताना आपको? द वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस। यहां पे जो फंक्शंस दे रखे हैं इनमें वेल बिहेव्ड फंक्शन कौन सा होता है? देखिए भाई वेल बिहेव्ड फंक्शन के लिए पहली बात तो सिंगल वैल्यूड का होना जरूरी है, कि फंक्शन जो हो वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, उस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, ऐसा फंक्शन जो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करता है, मानता है, वही आपका क्या बन जाता है? वेल बिहेव्ड फंक्शन बन जाता है, वेव फंक्शन। तो इनमें ऐसा जो करेगा वो करेगा e की पावर -x², e की पावर -x² ऐसा करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अब काफी कम आते हैं, इसको तो एक दो जगह और भी पढ़ाया जाता है, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, ऐसा क्वेश्चन IIT जैम में भी पूछा जा चुका है, गेट में भी पूछा जा चुका है। फ्लोइंग इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी द मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ CO2, SO2 एंड NO2। यहां पे देखिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, किसके लिए होता है? फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। अगर आपको यहां पे मोलार हीट कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि CV निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपका 3R/2 होता है यहां पे, उसके बाद यहां पे R होता है अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो, उसके बाद बेसिकली यहां पे होता है 3n-5 एंड यहाँ पे RT आएगा भाई, यहाँ पे सारी जगह क्या आता है? RT, यहाँ पे भी RT होता है एंड यहाँ पे भी RT होता है। ये फॉर्मूला होता है लीनियर के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम पुट करें CO2 की, अगर आप बात करोगे CO2 लीनियर है तो ये हो गया जी आपका 3R/2 एंड यहाँ पे फिर से हो गया जी R/2। n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल? 3 है, तो 3 × 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, तो इसकी वैल्यू जो आएगी भाई किस प्रकार से आ जाएगी? यहाँ पे देखिएगा 2 ये गया और यहाँ पे जाएगा 8 और 2 10 13, यानी कि इसकी वैल्यू लगभग 6.5 R आएगी। कितनी आएगी भाई? 6.5 R आ जाएगी। देखो ये 2 यहाँ जाएगा, 5 हो जाएंगे और उसके बाद 8 13 को डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी? 6.5 R आ जाएगी। ये किसके लिए आई है? ये CO2 के लिए आई है। अगर नॉन लीनियर की बात करोगे, अगर आपको ये CV निकालना हो किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए। किसके लिए निकालना हो? नॉन लीनियर के लिए। ये मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया भाई और YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है। थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से टॉपिक मिलेगा, उसकी वीडियो नंबर 10 देख लेना। पूरा थ्योरी ऑफ गैसेस मैंने YouTube पे पढ़ा रखा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी वीडियो नंबर 10 देख लेना, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब क्या होगा भाई? 3RT/2 होता है यहाँ पे। नॉन लीनियर के लिए यहाँ पे भी 3RT/2 होता है एंड यहाँ पे क्या होता है? 3n-6 RT होता है भाई। क्या होता है? 3n-6 RT होता है। अब हमें यहाँ पे पता है भाई SO2 की बात कर लेते हैं पहले, SO2 की। तो ये सेम हो जाएगा भाई आपका 3RT/2, ठीक है, प्लस 3RT/2। अब अगर आप SO2 की बात करोगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो भाई वहां पे भी तो 3 ही है SO2 के अंदर, 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन, तो 9 में से, तो ये कितना आ गया? 3। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहां से आएगा 6RT। कितना आएगा भाई? 6RT।
इसी प्रकार यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है NO2, वो भी नॉन लीनियर होता है, इसमें भी 3 आइटम्स है। तो NO2 के लिए भी जो ये आएगा कौन, ये वाला, वो 6RT आएगा। कहने का मतलब है CO2 की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, कितनी, 6.5R होगी। उसके बाद जो आपका SO2 है एंड जो आपका NO2 है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, सेम हो जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन IIT जैम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो ऐसा जो है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ऐसा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। थ्योरी ऑफ गैसेस से आप रिलेट कर सकते हैं, ज्यादातर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है भाई ऐसा कंसेप्ट आपको। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये फेज से रिलेट कर सकते हो, फेज इक्विलिब्रियम से। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द होमोजीनियस लिक्विड रीजन ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम विद द यूटेक्टिक पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। तो यहां पे आपसे पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले का आइडिया, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है, यहाँ पे C माइनस P एंड यहाँ पे +2 फॉर्मूला होता है भाई, कुछ ऐसा फॉर्मूला आपका होता है। तो C का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट की अगर आप बात करोगे तो पहले ही बोला गया क्वेश्चन में कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है। फेज की बात करोगे तो होमोजेनियस लिक्विड रीजन है, तो इसका जो फेज बोला जाता है वो 1 बोलेंगे भाई, फेज 1 बोलेंगे। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे +2 आपको नजर आ रहा होगा, +2 नजर आ रहा होगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, इन्होंने बोल दिया है कि ये 1 atm प्रेशर है, प्रेशर 1 atm फिक्स कर दिया है, तो आप इस 2 की जगह 1 ही लिखना पड़ेगा। इस 2 की जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर 1 atm प्रेशर हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C माइनस P एंड +1 बनेगा। तो यहां से कंपोनेंट 2 होगा, -1 होगा तो +1, -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, 2। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, मतलब यहां पे C आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, C। तो क्या फार्मूला पढ़ा है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला होता है C माइनस P +2। C का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट, एग्जामिनर ने खुद ही बोल दिया कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है। उसके बाद P का मतलब होता है आपका कितने फेज है, तो यहाँ पे लिक्विड फेज की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या कर देना है, 2 कर देना है, प्लस में 2। लेकिन फॉर्मूले में 2 होता, अगर यहाँ पे प्रेशर कुछ वेरिएबल्स होता है, कुछ अलग होता है 1 atm से, तो हम 2 लेते हैं, वरना 1 ही लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, मतलब बहुत ही बड़ी। ये सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं ना, जैम 2013 या जैम 2012 का सेम क्वेश्चन है, हालांकि उन्होंने डी ऑप्शन 1.5 दिया था, इन्होंने अलग दे रखा है। देखिए द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ, आयोनिक स्ट्रेंथ, दिस क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। आयोनिक स्ट्रेंथ जो होता है आई, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1/2, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, 1/2 समीशन, यहां पे हम लिखते हैं CI कंसंट्रेशन इनटू ZI का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, ZI का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला होता है आयोनिक स्ट्रेंथ का। आयोनिक स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है भाई डीबे-हक्कल ऑनसैगर, डीबे-हक्कल लिमिटिंग लॉ, उसके अंदर इसका बड़ा जबरदस्त जैम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट है। देखिए बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो बहुत ही, मतलब इसमें ना करने वाली मिस्टेक होती है। तो ये रहा, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी होती है, बच्चे अक्सर इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए निकालें तो सबसे पहले देखिएगा 1/2 हमने यहाँ पे लिखा है 1/2। उसके बाद CI बोले तो कंसंट्रेशन, तो कितनी है 0.1, लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना कि यहाँ पे 0.1 तब होती जब एक Fe3 पॉजिटिव होता, बट यहाँ तो 2 है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। उसके बाद ZI बोले तो चार्ज का स्क्वायर, कितना चार्ज है 3 का क्या कर दो स्क्वायर, ये किसके लिए हो गया, Fe के लिए। उसके बाद करेंगे प्लस समीशन का मतलब तो यही होता है, जितनी भी वैल्यू जो सभी को ऐड करते हुए चलो। कंसंट्रेशन 0.1 ही है, बट यहाँ पे 3 है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, और यहाँ पे चार्ज -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब आप यहां से देख रहे होंगे 1/2, देखिए 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 18 की मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.8 प्लस में
ये आपका 4 है, 4 3 12 और ये आ जाएगा 1.2। जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा भाई 1.5। तो लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा जहां पे 1.5 आ रहा हो। मैं बता रहा हूं ना, जैम का रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पे डी ऑप्शन 1.5 दिया था। तो देखिए यहाँ पे हालांकि उन्होंने आंसर बी दिया है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1.5 मोलार ये आएगा 1.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई। तो ये आयोनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते थे। अच्छा जी, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है भाई। थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड यहाँ पे है, उस वर्ड को पकड़ते ही ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो क्या है वो वर्ड, आइए देखते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन, बस है ना, फ्री एक्सपेंशन हो, एडियाबेटिक हो, तो ज्यादातर एडियाबेटिक रिवर्सिबल, तो उसके अंदर में वर्क डन 0 होता है। एडियाबेटिक जो सिस्टम हो गया, या एडियाबेटिक, तो एक बार रुक जाओ, एडियाबेटिक मत बोलो, अभी मैं बताता हूं। एडियाबेटिक नहीं बोलेंगे इसको, एडियाबेटिक बोलते हैं। एक मिनट, इसको देखते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टू थ्राइस द ओरिजिनल वैल्यू। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं पुट करना। फ्री एक्सपेंशन दिखते ही वर्क डन 0, फ्री एक्सपेंशन दिखते ही वर्क डन 0। ठीक है, या फिर वॉल्यूम, देखो यहां पे बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, वो होता है -P एक्सटर्नल इंटू dV, है ना। तो काफी बार, या डेल्टा V, है ना, काफी बार अगर वो बोल देना कि वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो वैक्यूम का मतलब भी वहां पे रिलेट कर देते हैं प्रेशर से, और इस तरीके से उसका वैक्यूम के अंदर भी वर्क डन 0 होता है भाई। तो फ्री एक्सपेंशन का भी वर्क डन आपको क्या मानना होता है, 0 मानना होता है। डायरेक्ट ये आपको लिखवाया जाता है, बेसिक है भाई बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो भाई ये क्वेश्चन फिर से क्वांटम से रिलेट कर सकते हो भाई आप, ये क्वेश्चन क्वांटम से रिलेट किया जा सकता है। A quantum mechanical particle of mass m free to rotate on the surface of a sphere of radius r is in the state of energy this। तो डीजर्नेसी बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर देखा जाए, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, j इंटू में j+1 इंटू में h का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे बेसिकली क्या बन जाएगा भाई, नीचे आता है आपका 2 इंटू में आई, क्या आता है 2 इंटू में आई। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आई का मतलब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होता है, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होता है। अब इसको इस चीज से रिलेट करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे डीजर्नेसी निकाल पाए। तो ये 10h² हो गया, एंड यहाँ पे आ गया mr का स्क्वायर। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहां पे यानी कि कहने का मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, h से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये क्या बनेगा j इंटू में j+1, और ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 20 के इक्वल आ गया। तो अब बात ये आती है कि j की क्या वैल्यू पुट करें कि 20 आ जाए। 4 देखो 9 पुट करोगे, 9 इंटू में 9 90 आ जाएगा। तो क्या पुट करनी पड़ेगी 4। अगर आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, यहां से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था भाई, इसको हमने इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, जे की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास इजिली डीजर्नेसी यहां से आ जाती है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड में बताना कि क्या हुआ। देखिए जो ये सीजियम क्लोराइड होता है, दिस इज टाइप ऑफ बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेंटर, है ना, बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, क्या होता है भाई 8। देखिए जो बॉडी पे आपने सीजियम पॉजिटिव रखा होगा वो 8 क्लोरीन एटम से शेयर्ड होता है, 8 से, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है आपको काफी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सीजियम पॉजिटिव 8 क्लोरीन से घिरा हुआ, और क्लोरीन जो है 8 सीजियम पॉजिटिव से घिरा रहता है। तो ये पढ़ाया जाता है कि ये बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर शो करता है सीजियम क्लोराइड, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 and 8 होता है। पढ़ाया जाता है सॉलिड स्टेट में, बार बार ये स्ट्रक्चर भी बना के दिखाई हुई, जिसने लेक्चर अटेंड किया होगा उसको पता होगा इस बात का। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझाने का कुछ है नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, आयोनिक इक्विलिब्रियम का।
आयोनिक इक्विलिब्रियम का। देखिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डायरेक्ट क्या निकालते हैं, और वो देखेंगे pH 10 की पावर -8 है, तो आप सभी को फॉर्मूला तो रटा होता ही है बच्चों को, तो pH माइनस log एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो यहां से डायरेक्ट कुछ बच्चे इसका आंसर 8 लगाते हैं, और एग्जामिनर जानबूझ के 8 ऑप्शन पहला देता है, लेकिन ये गलत है भाई, ये गलत है। अरे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी pH 8 हो सकती है क्या? वो बेसिक हो गया, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके पीछे कंसेप्ट ये माना जाता है स्टूडेंट, देखिएगा इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, तो ये चीज बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए अगर हम बात करें, अगर आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो 10 की पावर -6 मोलार से, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। भाई मैंने क्या कहा, अगर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की 10 की पावर -6 से ज्यादा, 10 की पावर -5 हो, 4 हो, ये हो, तो उसमें हम जो वाटर के द्वारा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। बट अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेस देन हो 10 की पावर -6 से, तो फिर वहां पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बाई H2O, वाटर के द्वारा आपको जो H पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे ये वेरी डाइल्यूटेड हो जाता है। सेम देख लीजिए, 10 की पावर -8 का मतलब होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम है, तो यहां पे जो आपका H पॉजिटिव का सोर्स होगा ना, ये तो होगा ही होगा एसिड, यानी कि 10 की पावर -8, इसके साथ 10 की पावर -7 यानी कि पानी। ये जो आया ये कहां से आया है? ये H2O की वजह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई है। 10 से इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, और ये हमारे पास अब आ गई है किसकी कंसंट्रेशन? H पॉजिटिव की। तो क्या करना है यहाँ पे, अगर आप pH की बात करेंगे तो लिया जाता 7, जो भी 10 की पावर होती है, जो भी 10 की पावर होती है 7, और माइनस कर देते हैं जो भी ये वाली क्वांटिटी होती है, ये रहा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 6.95 के इक्वल आ जाएगा, 6.95 के इक्वल आ जाएगा। तो आयोनिक, देखो इससे पता भी लग रहा ना कि एसिडिक है ना। तो देखिए pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलार HCl सॉल्यूशन इज क्लोज टू, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? सी। ए नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा, ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, काफी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम अगर पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पे फ्री अवेलेबल है, आराम से जाके पढ़िए, कोई भी परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए भाई ये है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, और मैंने आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दी है इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है ना, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, उसमें इंडिकेटर्स डाले जाते हैं बहुत सारे एंड पॉइंट को बताने के लिए, और वो डिपेंड करता है pH की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे देखिए द इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, कौन सा इंडिकेटर है यहां पे? द इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज is most suitable for the accurate determination of end point of acid base titration in the range of, आंसर क्या आता है भाई? बी। आंसर क्या आता है? बी। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी टेबल है भाई, ये बिल्कुल टेबल है, इस टेबल से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं अक्सर। तो यही है इंडिकेटर रेंज यहाँ पे दे रखी है भाई। तो अगर आप देखेंगे, देखिए मिथाइल ऑरेंज कहाँ पे लाई कराई रहा, तो ये क्या करता है, जो रेड कलर था उसको येलो में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर को येलो में कन्वर्ट कर देता है। किस pH रेंज में? 3.2 से लेके 4.4, 3.2 से लेके 4.4। दूसरा आप जो याद रखिएगा, फिनोफ्थलीन काफी बार पूछा गया भाई, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन क्या करता है, कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है, और इसकी pH जो वैल्यू होती है वो 8.2 से लेके 10, 8.2 से लेके 10। ये दो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, एक मिथाइल ऑरेंज एंड एक फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का भी ध्यान रखिएगा, बाकी सारे आपके सामने, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें भाई समझाने का कुछ खास होता नहीं है, ये टेबल ही याद रखनी पड़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये फिर से उसी ट्रिक से, जो मैंने कहा था ना 3 ट्रिक पढ़ाई थी, तो तीसरी ट्रिक यही है। ये मैंने 21 में भी बताई थी आपको, CUCET 21 के पेपर में भी करवा रखा है ये। अ क्रिस्टल दिस, बताओ, तो मैंने ट्रिक पढ़ा रखी है भाई, सीटी तो हरिओम बजाता था, है ना। ट्रिक क्या बता रखी है, सीटी तो कौन बजाता था भाई? सीटी तो हरिओम
हरि ओम बजाता था, सिटी तो हरिओम बजाता था। नीचे क्या लिखना होता है, 11, 12, 21, 22, 31, 32 एंड 33। इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो पहला लेटर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एज लेंथ को। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब तीनों एज लेंथ सेम होगी। दूसरा लेटर जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, 1 आ रहा तो तीनों एंगल सेम होंगे। 2 आ रहा है कहीं पे भी आगे या पीछे तो दो कोई भी चीज दो सेम होगी। अगर 3 आ रहा है तीनों डिफरेंट होगी। तो यहां पे देखिएगा इससे कोड वर्ड क्या बन रहा है, यहां पे 2 सेम है इसलिए 2 लिख दिया, और यहां पे तीनों सेम इसलिए 1 लिख दिया। तो कोड क्या आ गया 21, एंड 21 किसका होता है, तो, है ना। यानी कि देखिए ये क्यूबिक, ये ट्राइगोनल, ये टेट्रागोनल, ये हेक्सागोनल, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये मोनोक्लिनिक एंड ये ट्राइक्लिनिक। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, टेट्रागोनल। क्या बन जाएगा भाई, टेट्रागोनल। ट्राइगोनल के लिए तो एज लेंथ सेम होती है तीनों, एंगल डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ए, टेट्रागोनल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है भाई, कोई भी पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। आप सभी को पता होगा कि बीसीसी में जो एटम्स लाई करते हैं वो कॉर्नर एंड बॉडी के सेंटर पे, कॉर्नर 8 होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एक बॉडी। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 2। उसके बाद जो यहाँ पे रेडियस दिखाएंगे वो क्या, मतलब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नीचे दिखाया जाता है ए का क्यूब, नीचे क्या दिखाया जाता है, ए का क्यूब। अब अगर आप बीसीसी के लिए बात करेंगे, बीसीसी के लिए तो हमें पता कि 4a इज इक्वल टू √3, 4a जो होता है, सॉरी 4r, क्या करेंगे यहां पे अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए, 4r का मतलब है, यहां पे समझाता हूं इसको मैं, 4r इज इक्वल टू √3a। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी यहां पे, 4r/√3। किसके इक्वल आ जाएगी, 4r/√3। यहां पे ये वैल्यू पुट कर देना, उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सभी को पढ़ाया जाता है कि 68% पैकिंग फ्रैक्शन होता है। कितना, 68%। सिंपल क्यूबिक के लिए होता है 52% के आसपास, बीसीसी के लिए 68 एंड एफसीसी के लिए 74। तो ये परसेंटेज में बात कर रही है, फ्रैक्शन में बात करोगे तो आंसर आ जाएगा बी, फ्रैक्शन में बात करोगे तो आंसर आ जाएगा बी। इजी है भाई, 12th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, दिस इज रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में आपको आइसोथर्म पढ़ाई जाती है लैंगम्यूर की, उसका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन। द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन टंगस्टन इज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगम्यूर आइसोथर्म, ठीक है। यहां पे के की वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट है बेसिकली। द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज एट द प्रेशर दिस। तो यार सिंपल सा फार्मूला होता है लैंगम्यूर वाला, वैसे तो कॉम्प्लेक्स भी होता है। थीटा इसी को बोला जाता है फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, थीटा को ही। ये इक्वल होता है के कांस्टेंट इनटू में पी एंड 1 + k इनटू में पी। ये इसका फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दे रखा है 0.4, ठीक है। पी दे रखा है यहाँ पे 1 किलो पास्कल। यूनिट ध्यान रखना भाई, वो भी किलो पास्कल में है, किलो पर पास्कल में, और ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो नीचे क्या करेंगे, 1 + 0.4, दोनों को सोल्व करोगे 0.4 अपॉन में क्या आ जाएगा ये, और इसको जब सोल्व कर रहे होगे तो ये बनेगा। यहां से जब आप इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा B इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई, B इज द करेक्ट आंसर। तो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इजी सा ये क्वेश्चन था, सिंपल। अगर फार्मूला याद था तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी थी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू माइकल मेंटन इक्वेशन ना, माइकल मेंटन इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसमें आपसे टर्नओवर नंबर पूछा है, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिसिस आपने पढ़ा होगा, उसी में माइकल मेंटन इक्वेशंस आपको पढ़ाई जाती है, उससे रिलेट करना था। द टर्नओवर नंबर फॉर द एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन वेयर E0 क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है एंजाइम की, एंड R मैक्स क्या है यहाँ पे, दिस इज मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम रेट। तो भाई जो टर्नओवर नंबर का फार्मूला होता है TON का,
डायरेक्ट याद रखना भाई आप, वैसे इसको सोल्व करवाया जाता है, काफी ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व करवाया जाता है, और भी तरीके होते हैं। तो ये होता है भाई आपकी आर मैक्स, और इसको डिवाइड कर देते हैं ई नोट से। कई जगह ई नोट की जगह एटी भी लिखा मिल सकता है, ई नोट की जगह एटी, मतलब टोटल जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाई याद रखने वाला है बेसिकली अगर देखा जाए। वैसे इसका पूरा सॉल्यूशन होता है भाई माइकल मेंटन इक्वेशन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ याद रखना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने में। तो ये रहा जी फार्मूला, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस दिस इज, ये देखिए भाई CUCT 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। गेट 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। दिस इज रिलेटेड टू कार्नोट साइकिल। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर ईटा आपको निकालना है यहाँ पे तो वो होता है 1/T2/T1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे T1 कितना आ जाएगा भाई, देखो 927 है, प्लस में 273 ऐड करोगे तो ये बनेगा लगभग भाई आपका कितना 1200 केल्विन। कितना बन जाएगा 1200 केल्विन। T2 कितना बनेगा भाई 27 डिग्री सेल्सियस है, एंड इसके अंदर आप ये ऐड कर दो 273 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। पुट कर दो जी वैल्यू यहाँ पे 1/T2 कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 1200, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 900/1200, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, ये कितना परसेंट आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा जी 75%। तो ये भी मैं कहूँगा यार सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, फॉर्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन, इन दोनों का बड़ा अहम रोल है। फॉर्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन, अगर ये दो बातें आपको अच्छे से हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम तो नहीं कह सकता, 50% क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। देखो यार इस क्वेश्चन को भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया तो मतलब कंसेप्ट हुए नहीं अभी डेवलप उनके, तो ये यही है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी ऑफ द वेरियस स्टेट ऑफ CO2। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है रेंडमनेस, रेंडमनेस, ठीक है, डिस्टरबेंस ऐसे बोल सकते हो। तो गैस के पार्टिकल्स आप सभी को पता होगा कि गैस के पार्टिकल के बीच में मिनिमम फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होता है। तो गैस के 10 पार्टिकल को छोड़ोगे तो पता नहीं कहां कहां आपको मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैसेस के अंदर होती है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होती है, और सबसे कम रैंडमनेस जो होती है वो सॉलिड्स के अंदर होती है। सबसे कम रैंडमनेस किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर। तो ये CO2 गैस, उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो C आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई ये फिर से फेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया भाई, ये फिर से फेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस। तो फॉर्मूला तो वही है जी हमारे पास, फॉर्मूला तो वही है, F इज इक्वल टू C प्लस में P एंड माइनस में 2 कर देते हैं। तो यहां पे कंपोनेंट की बात करोगे वाटर है, कंपोनेंट तो एक ही है वाटर, ठीक है। फेज कितने हो गए, फेज यहां पे बेसिकली 2 हो जाते हैं भाई, एक लिक्विड फेज है और एक आइस फेज है। तो फेज यहां पे 2 हो जाते हैं, और माइनस कर देंगे यहां पे 2, माइनस कर देंगे यहां पे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पे द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिक्विड वाटर, कंपोनेंट एक ही है, फेज यहाँ पे 2 है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, उसके बाद -2 किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो ये भी भाई इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर किसी ने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो वो एकदम से इसका आंसर बता देगा। फॉर अ पार्टिकल इन क्यूबिक box the total number of quantum number needed to specify its state। तो कौन से होते हैं भाई, 3 होते हैं, कौन से, nx, ny एंड nz, ठीक है। तो ये 3 ही होते हैं भाई यहाँ पे। तो मैं यार इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, जिसने क्वांटम पढ़ रखी है वो कर देगा इसको, ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका, C इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा C, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ऐसा क्वेश्चन भी CUCT 2021 में पूछा,
ठीक है। और भाई 2019 में भी पूछा होगा, उसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 21 में क्या किया, H पॉजिटिव भी डाल दिया था, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई थी, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई थी। अब यहां पे देखते हैं जी इसको। देखिए भाई मैंने आपको बताया था, अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम पॉजिटिव गैसियस, उसके बाद सोडियम पॉजिटिव गैसियस एंड उसके बाद पोटासियम पॉजिटिव गैसियस, किसका साइज बड़ा है, तो ये तो नॉर्मल कहानी है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करेगा। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या यहां पे कि लिथियम पॉजिटिव एक्वस, उसके बाद सोडियम पॉजिटिव एक्वस एंड पोटासियम पॉजिटिव एक्वस, ये साइज का ऑर्डर है भाई, फिलहाल यहाँ पे क्या है, साइज का ऑर्डर है, ठीक है। तो किसका सबसे बड़ा साइज, देखिए जिसका जितना छोटा साइज होता है ना, उसका उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, और जिसका पहले छोटा साइज होगा, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पे ये है। तो इसकी अगर इसका साइज सबसे बड़ा है एक्वस फेज में, तो इसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही है, आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम इसकी होगी, इसलिए ये सबसे कम कंडक्टेंस हो करेगा। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। बहुत बार पढ़ा चुका हूं भाई इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या फिर थ्योरी ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, इजी है बहुत ज्यादा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी, जो स्पेशली अगर आप बात करेंगे रूट कौन सी स्पीड होगी भाई ये आपका, तो ये होगी भाई VRMS, है ना। तो ये किसके इक्वल होती, वैसे तो भाई पूरा फार्मूला होता है, लेकिन अभी के लिए बोल सकते हैं ये इसके इक्वल होती। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/m, m बोले तो मास। तो यहां पे आपको बताना ऑक्सीजन की, तो VO2 RMS वाली एंड VH2, तो नीचे क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा अंडर, इसका नीचे आएगा, यानी कि मास ऑफ O2 एंड इसका जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का 2 होता है एंड ऑक्सीजन का 32 होता है, इनको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट 1/16 आ जाएगा, और इसका रेशो मतलब इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 इज द करेक्ट आंसर, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट कर सकते हैं या फिर क्वांटम से भी रिलेट कर सकते हैं, जिससे भी रिलेट करना था वो कर लेना। द हार्मोनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज दिस, न्यू1 या न्यू1 इसकी फ्रीक्वेंसी थी। If we increase the reduced mass by 4 times, what will be the resulting frequency? अब आप सभी को ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है भाई, बहुत बार पढ़ा गया होगा कि 1/2 पाई अंडर रूट के इंटू म्यू, ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। तो ये कह रहा है भाई पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर आपने क्या कर दिया है, अगर आपने क्या कर दिया, ये 4 टाइम्स कर दिया है, 4, तो 4 टाइम्स करने से क्या होगा, 1/4 का अंडर रूट 1/2 होता है। तो ये जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में 2 हो जाएगा, और ये वापस से किसके इक्वल बन जाएगा भाई, के इंटू में क्या बन जाएगा भाई, ये रिड्यूस मास बन जाएगा। अब इस टर्म को अगर पूरे को लोगे तो ये न्यू1 बन गई भाई, इस टर्म को लोगे तो ये न्यू1 है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, यानी कि ये आपका 1/2 टाइम्स हो जाएगा, 1/2 टाइम्स। अगर आपने मास को 4 टाइम्स किया तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो ये आपका बेसिकली 1/2 टाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी इंक्रीज भाई, रिड्यूस मास बढ़ाने का मतलब होगा, सॉरी ये बढ़ाने का मतलब क्या होगा भाई, ये भी आपका फिर क्या करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनमें से 2v1 होगी, नहीं जी v1/2 होगी, यस v1/2 होगी, यस बिल्कुल ये सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी आ जाना चाहिए था, ठीक है भाई। चलिए हमारा पार्ट 2 और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन सैचुरेटेड कैलोमल, है ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड द सैचुरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका आंसर होता है भाई ए, इसका आंसर होता है ए,
इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक स्लाइड भी रखी है आप सभी के लिए, देख सकते हो। दिस इज कैल्विन इलेक्ट्रोड। और इसमें आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे क्या रहता है भाई, Hg2Cl2 रहता है, Hg2Cl2 रहता है और साथ में मरकरी का ही पेस्ट रहता है यहाँ पे नीचे Hg लिक्विड की फॉर्म में होता है, यहाँ पे ये KCl यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ट ब्रिज भी लगा दिया जाता है, पूरी रिएक्शंस होती है, ये इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। एनोड पे रिएक्शन हो जाती है भाई, एनोड पे रिएक्शन होती है, HgCl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके इसकी फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये था जी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।